हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 11 टॉपिक हो चुके हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिए गए एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो PYQ कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक का नेम है न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट है एल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस के आविष्कार से। आपको पता है कि एल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। और तो ये इन्होंने क्या चीज़ इन्वेंट की थी, किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो ये किया था डायनामाइट का। अब यहाँ पे देखो, कॉस्मिक किरणों के लिए कौन जाना जाता है, विक्टर हेस। डायनेमो माइकल फेराडे से याद रखिएगा डायनेमो। और डायनामाइट आपका एल्फ्रेड नोबेल से है। कॉस्मिक रेज की पूछे तो विक्टर हेस है। पेनिसिलिन का जो वैक्सीन थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डायनामाइट एक तरह का ना बॉम्ब है, विस्फोट है। इसके निर्माण में क्या चीज़ यूज़ होती है, तो ये होती है नाइट्रोग्लिसरीन। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, ये एक तरह का विस्फोट है, ये एल्फ्रेड नोबेल से संबंधित है। कॉस्मिक रेज विक्टर हेस से है। डायनेमो माइकल फेराडे से है। पेनिसिलिन की खोज की थी, वैक्सीन की, ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये एक मेजरमेंट होता है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। यहाँ पे लिखा क्या गया है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग हो गई या रेडियोधर्मी काल, ये एक ऐसी तकनीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चट्टान, जो हमारी रॉक्स होती हैं या फिर कार्बन जैसी सामग्री के लिए उपयोग की जाती है। और इस विधि की खोज किसने की थी, ये भी याद रखिएगा, ये की थी रदरफोर्ड के द्वारा। तो पृथ्वी की आयु मापने के लिए या जांचने के लिए रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण यूज़ किया जाता है। एटम बॉम्ब का आविष्कार किसने किया, एटम बॉम्ब का आविष्कार किया ओटो आहन ने। एटम और ओटो दोनों याद रखिएगा, इसी से याद कर लीजिएगा, एटम और ओटो। तो यहाँ पर जो बम का आविष्कार किया था वो क्या था, ओटो आहन ने, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत दिया था। ठीक है, और एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, हम सभी को पता है। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, जो हमारा परमाणु का नाभिक है, एटम न्यूक्लियस है, उसके आविष्कारक माने जाते हैं। तो एटम बॉम्ब के ओटो आहन है और आपका आइंस्टाइन है सापेक्षता का नियम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका यूज़ विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अभी हम पढ़ के भी आए, ठीक है, एटम बॉम्ब के लिए तो ये नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ होता है। याद रखिएगा, एल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट की खोज की थी उसी में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ होता है और ये एक विस्फोटक का काम करता है। कॉस्मिक रेज दोबारा से याद कर लीजिए, विक्टर हेस ने, डायनेमो माइकल फेराडे ने, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और डायनामाइट एक तरह का विस्फोटक पदार्थ है, तो इसके निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ होता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो है संलयन अभिक्रिया। सूर्य में हाइड्रोजन गैस के अणु जुड़कर हीलियम बना देते हैं। सूर्य में जो हाइड्रोजन गैस होती है उसके अणु मिलकर हीलियम बना देते हैं। ये एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है जिसमें दो छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। एक्सरेज किसके बीच पड़ता है, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर गामा रेज भी होती हैं, यूवी रेज भी होती हैं, फिर आपका विबग्योर भी आता है, फिर आपका इंफ्रारेड भी होती हैं। तो ये एक्सरेज किस किस के बीच आएगा, यहाँ पर सीरीज दी हुई है, ये देखिए। एक्सरे जो आएगा वो गामा और पराबैंगनी मतलब यूवी रेज के बीच। सबसे पहले गामा रेज की बात करें, इसके जो खोज करता है वो है बैकुरल और क्यूरी। इन्होंने जो इसका आवर्त का परिसर दिया हर्ट्ज में, तो 10⁻21 से 10⁻19 तक। नेक्स्ट है एक्स किरणें। एक्स किरणें की जो खोज की वो की थी रोंटजन ने। इसकी पावर रहेगी 10⁻19 से लेकर 10⁻17 तक। फिर आती हैं हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें। ये रिटर ने इनकी खोज की थी 10⁻16 से खोजकर्ता रिटर हैं। इनकी जो हर्ट्ज है, इनकी जो आवर्त है वो है 7.5 से 10⁻14 तक। ये नहीं पूछेंगे, ये स्पेशल में आ सकता है भाई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में। बाकी सिर्फ ये याद रखिए, गामा किरणें बैकुलर क्यूरी ने, एक्स किरणें रोंटजन ने, पराबैंगनी रिटर ने। और दर्शय विकिरण जो होती है विजिबल रेज, उसकी खोज की थी न्यूटन ने 7.5 × 10⁻14 से लेकर 7 × 10⁻14 तक। फिर आती है हमारी अवरक्त विकिरण, ये की थी हर्शेल के द्वारा खोज। लघु रेडियो तरंग जो होती हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स जो होती हैं, वो हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। और जो लॉन्ग रेडियो वेव होती हैं वो की थी मार्कोनी। और रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। टेलीफोन का किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। न्यूक्लियस एटम का किसने किया था, वो रदरफोर्ड ने किया था। तो एक्स किरण रेज किसके मध्य आता है, अभी हम पढ़ के भी आए, गामा किरणें और पराबैंगनी दोनों के बीच में आता है एक्स रेज। ऊपर से आप देख भी सकते हैं, ऊपर गामा है,
नीचे अल्ट्रावायलेट है और बीच में है एक्सरेज, और खोज की थी रॉन्टजन ने। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, रेडियम का आयुर्दायु काल 1600 वर्ष है, तो इसका औसत काल क्या होगा। ये फॉर्मूला होता है जो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हाफ लाइफ T1/2 लोग, यहाँ पे ये लैम्डा करके रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जितनी भाई आपको क्वेश्चन में दिखी है 1600 वर्ष, तो यहाँ पर जो log 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.693 अपॉन लैम्डा। जो हमें औसत अर्ध आयु दे रखी है वो 1600 वर्ष है, 1600 वर्ष है, और औसत आयु निकालने के लिए हम 1/λ कर देंगे। तो यहाँ पर 0.693 एवरेज दे रखी है हमें, और ये इसके इक्वल टू रखेंगे 1600 के, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2319 वर्ष। यहाँ पे ये इसको कट करेंगे 1600 को 0.693 से, तो हमारे पास 2319 वर्ष आ जाएगा। बारूद में सल्फर की उपस्थिति क्या है। बारूद में अगर बारूद से ऑब्वियसली विस्फोट होता है, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो सल्फर की प्रेजेंस में होती है, तो ये होती है हमारी इग्निशन टेम्परेचर। बारूद में जो सल्फर होता है, चारकोल होता है और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। तो ध्यान रखिए, बारूद किस किस का मिश्रण है, सल्फर का, चारकोल का और पोटेशियम नाइट्रेट का। सल्फर बारूद में इग्निशन टेम्परेचर कम करता है, और सल्फर ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ये करता है और तापमान को कम कर देता है। इसके आविष्कारक कौन है, अगर बात करें सल्फर के, तो ये है रॉजर बैकन। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि बारूद में अगर सल्फर मिलाया गया तो इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देगा। एक नाभिक अभिक्रिया, जहाँ एक परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत छोटे भागों में द्विभाजित हो जाता है, इसी को कहते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर जैसे यंत्र नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो एटम बम है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। और सूर्य में क्या होता है, वो होता है हमारा संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, परमाणु अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण क्या हो सकता है। जो हमारे परमाणु अपशिष्ट है, मतलब कोई भी भाई जैसे हम लॉन्च करते हैं अपने या फिर परमाणु बम बनाते हैं या फिर कोई भी यूज़ करते हैं, तो इसके अपशिष्ट से होने वाला जो हमारी एनर्जी रेज होती हैं वो किसके कारण यहाँ पे लेकीमिया हो जाता है। लेकीमिया एक ऐसा रोग है जो विकिरण से होता है, और ये रोग सीधा आपके ब्लड को अफेक्ट करता है। तो ये होगा लेकेमिया, नहीं ल्यूकेमिया ही बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारे ब्लड को क्या करता है, सीधा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक विघटनाविक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। अगर यहाँ पे बात करें परमाणु क्रमांक की, एटॉमिक नंबर की, तो ये होता है 82 से ज़्यादा। आवर्त सारणी में तत्वों का जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, इसी तरह से प्राकृतिक जो हमारे नेचुरल रेडियो एक्टिव तत्व हैं उसके लिए परमाणु क्रमांक 82 से ज़्यादा रखा गया है। तो ध्यान रखिए भैया, प्राकृतिक विघटनाभिक तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 82 से ज़्यादा होगा। देखो कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ रखा है। रेडियोथर्मी पदार्थों से क्या नहीं निकलता, बीटा रेज निकलेंगी, गामा अल्फा निकलेंगी, लेकिन आपतित किरणें नहीं निकलेंगी। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है इसमें 3 तरह की रेज होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जबकि आपतित किरणें वे होती हैं जो किसी माध्यम पर आकर पड़ती हैं, और आपतित किरणों का रेडियोधर्मी पदार्थों से संबंध होना जरूरी नहीं है। तो आपतित रेज लगा सकते हैं, बाकी बीटा, गामा, अल्फा ये तीनों ही रेडियोधर्मी पदार्थों में यूज होती हैं। निम्न में से कौन नाभिकीय विखंडन विधि की श्रेणी की क्रिया में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। अगर आपको नाभिकीय विखंडन, ऑब्वियसली जब हम कोई परमाणु बम का आविष्कार करेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ये करेंगे बोरॉन का। नाभिकीय ईंधन जो यूरेनियम होता है 235 और यूरेनियम 233 दोनों को ही फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें मॉडरेटर मिलाया जाता है मंदक, जो कि न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल मतलब हार्ड वाटर, और ग्रेफाइड हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर एक होता है आपका कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स क्या करता है, ये न्यूट्रॉन की संख्या पर नियंत्रित पाने के बोरोन कैडमियम की छड़ों का यूज़ किया जाता है और न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है। तो कैडमियम की छड़ होगी, ये भी याद रखिएगा, और बोरोन का यूज़ किया जाएगा, नाइट्रॉन ये क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का अवशोषण करेंगे। हिरोशिमा और नागासाकी ये यूएसए के द्वारा जापान पर गिराए गए 2 एटम बॉम्ब थे और बहुत ज़्यादा विनाशक थे। एक हिरोशिमा है, एक नागासाकी। एक आपका 6 अगस्त को हुआ था, एक आपका 9 अगस्त 1945 को हुआ था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। यहाँ पर हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने युद्ध के निर्णायक क्षणों में जापान के 2 शहरों पर अपने परमाणु धमाकों से हम दहला दिया, और इसमें क्या हुआ, जापान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। 6 अगस्त 1945 को जापान का जो शहर था हिरोशिमा, इस पे जो एटम बॉम्ब गिराया गया उसका नाम रखा गया द लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को डाला गया नागासाकी पर, इसका नाम रखा था द फैट मैन। अभी नहीं कर सकते हम किसी भी देश पर परमाणु हमला, ऐसे नहीं हो सकता।
तो ये तब की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। पहला रासायनिक विस्फोटक बारूद किसका मिश्रण होता है? तो बारूद में क्या क्या होता है अभी हम पढ़ के भी आए थे, सल्फर हो गया, काट कोयला चारकोल हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। तो बारूद में सल्फर है, चारकोल है, पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्टपेटर का मिश्रण होता है। सल्फर बारूद में इग्निशन टेम्परेचर को कम करता है, क्योंकि सल्फर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो तापमान कम करता है, और इसके आविष्कारक हैं रोजर बैकन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आइसोटोप परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में यूज़ किया जाता है? मतलब आपको क्या करना है, परमाणु ऊर्जा निकालनी, तो इसके लिए हमें यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं। नाभिकीय ईंधन होता है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233, दोनों ही ईंधन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर एक मॉडरेटर होता है जो न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए, जो हार्ड वाटर है, ग्रेफाइट है, बेरिलियम है, ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर हमारी कंट्रोलर रोड होती है, नियंत्रण करती है न्यूट्रॉन की संख्या पर, और इसके लिए कैडमियम की जो छड़ या बोरोन की ये यूज़ की जाती है, जो कि न्यूट्रॉन का अवशोषण करती हैं। परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल किए जाने वाला यूरेनियम का समस्थानिक, इसने आइसोटोप्स पूछ लिया यूरेनियम का, तो ध्यान से लगाना 235 होता है परमाणु रिएक्टर में। नाभिकीय ईंधन यूरेनियम 235 और 233 दोनों ही इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास 235 है, 33 नहीं है, दोनों हो तो दोनों लगा दो, अदरवाइज यूरेनियम 235 विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सरे की खोज की थी रोंटगन ने, अभी हम पढ़ के भी आए थे। एक्सरे पड़ता है आपका किसके बीच में? गामा और अल्ट्रावायलेट के बीच में। थॉमसन ने किसकी खोज की थी? ये इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे, और गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की खोज की थी। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बैकन ने किया था। और बारूद किसका मिक्सचर होता है? सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है। और सल्फर क्या करता है? इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है। बात यहाँ पे ये देखिए, डॉक्टर सीवी रमन जो थे महान भारतीय भौतिकविद थे, एक फिजिक्स से रिलेटेड थे। 1930 में नोबेल प्राइज़ इनको मिला, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन में एक नया अध्याय जोड़ा गया और इसे कहा गया रमन इफेक्ट। तो 1930 में किसको मिला? डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था। परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट का यूज़ किस लिए होता है? ग्रेफाइट आपको पता है पेंसिल के निब में ग्रेफाइट का यूज़ होता है। शीशा पेंसिल बोलते हैं, शीशा वैसे बोलते हैं जिसने खोज की थी उस टाइम पर इन्होंने नाम रखा था। अदरवाइज जो पेंसिल की निब होती है, जिस पेंसिल से हम काम करते हैं, उसमें ग्रेफाइट का यूज़ होता है। ये एक तरह का मॉडरेटर होता है। और मॉडरेटर क्या करता है हमारा? तो अभी हम पढ़ के भी आए थे, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट हो गया, बेरिलियम हो गया और भारी जल, ये न्यूट्रॉन की गति को बंद कर देता है। ये एक तरह का मॉडरेटर का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, ये आ गया हमारा नेक्स्ट चैप्टर, कार्बनिक पदार्थ और बहुलीकरण, कार्बोनिक कंपाउंड्स इन द पॉलीमराइजेशन। तो ये था हमारा वीडियो, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो यहाँ पर कार्बोनिक कंपाउंड का है, तो ये कल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू व्यूअर इन दिस ऑन दिस channel, then you can subscribe my channel. Please share the video also. Thank you.